हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और DSSB पीआरटी जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के थ्योरी को कुछ ऐसे हम समझने वाले हैं, कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं कि पूरी ज़िंदगी इनकी थ्योरी आपको भूलेगी नहीं। एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फटाक से आप सही आंसर पहचान लेंगे। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी से एक एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो भी लोग नए हैं मैं बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंद्र मिश्रा और सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB पीआरटी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की की थ्योरी से कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो आज के इस वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। इस चीज़ की 101% गारंटी है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, पूरी ज़िंदगी भूलेंगे नहीं आप। जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही हैं सीडीपी में, लेकिन पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र में भी इन तीनों की थ्योरी पे अगर आपकी पकड़ स्ट्रांग है तो शिक्षा शास्त्र के 75 अंकों में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा करने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कोलबर्ग के नैतिक विकास को पढ़ते हैं। फटाक से पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे हम। ठीक है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है बहुत ही फेमस है। अब नैतिक विकास क्या होता है बच्चे का, सबसे पहले नैतिकता को आप समझ लीजिए, तभी इनकी थ्योरी समझ में आएगी आपको। बहुत ही आसान भाषा में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नैतिक विकास का सामान्य अर्थ बच्चों या वयस्कों में उचित एवं सही तथा अनुचित एवं गलत व्यवहार में अंतर करके उसके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता से होती है। इस चीज़ को पहले भी मैंने पढ़ाया है। चलिए दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि एग्जाम नज़दीक है, नया नया एक बार रिवीजन हो जाए अच्छे से आपका। चलिए, नैतिक विकास को आप एक छोटे से पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 फ्रेंड हैं। ठीक है, 3 फ्रेंड हैं, A, B और C। 3 फ्रेंड हैं यहाँ पे। ठीक, A, B और C। B और C क्या बात करते हैं कि घर जाते समय जो रास्ते में आम का बागीचा है वहाँ से हम फल चोरी करके खाएंगे। B C से कहता है, लेकिन C उससे क्या कहता है कि लेकिन पकड़े गए तब क्या होगा। ठीक है, पकड़े गए तो मार भी खानी पड़ेगी। B कहता है कि नहीं, पकड़े नहीं जाएंगे, हम धीरे से चोरी कर लेंगे। लेकिन C कहता है कि अगर किसी भी तरह से वहाँ पे जो रखवाली करता है देख लिया तो मम्मी पापा से बोल देगा, बेइज्जती होगी, ऐसा वैसा बहुत सी बातें B और C के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, तो ये जो है ध्यान से दोनों की बातें सुनता है, दोनों की बातें सुनता है, सही भी बातें सुनता है, गलत भी बातें सुनता है, दोनों पक्ष सुनता है और उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचता है कि नहीं, हम आम जो है चोरी करके नहीं खाएंगे, हम मांग के खाएंगे। वहाँ जो रखवाला है उसे बोल देंगे कि हमें एक आम चाहिए, वह दे देगा। ठीक है, तो यानी कि सही और गलत दोनों के बीच अंतर करके जब बच्चा व्यवहार करता है तो वही उसका नैतिक विकास कहलाता है, नैतिक व्यवहार कहलाता है। समझ चुके होंगे इस चीज़ को आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थ्योरी समझने में आसानी होगा क्योंकि नैतिक विकास को आपने समझ लिया है कि नैतिक विकास होता क्या है। सही और गलत के बीच अंतर करके जब हम व्यवहार करते हैं तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में पूछी भी गई हैं नैतिक विकास के थ्योरी से। ठीक है, रीट वगैरह में, सी टेट में आया हुआ है, DSSB में भी आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैरोन का जो परिभाषा है, नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। यानी कि जब बच्चे बड़े होते रहते हैं तो मान लीजिए 5 वर्ष की उम्र में किसी चीज़ के बारे में उनके जो सोचने का तरीका है वही 15 साल के उम्र में उनके सोचने का तरीका बदल जाएगा। यानी बढ़ते उम्र के साथ उनके नैतिकता में परिवर्तन आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बैरोन के अनुसार ये चीज़ है। और भी जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उसके अंदर से जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि नैतिक विकास में बच्चे समाज के कुछ ऐसे नियमों को सीखते हैं जिसके माध्यम से उन्हें गलत तथा सही व्यवहार के बीच अंतर करने में मदद मिलती है, जो कि मैंने आपको ABC तीनों फ्रेंड के स्टोरी के माध्यम से समझा दिया है। अगला है, नैतिक विकास में सीखे गए नियम व्यक्ति के अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ठीक है, चलिए ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन सभी को पढ़ लीजिए। आगे हम इसके बाद थ्योरी को देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है हमारी कोलबर्ग के नैतिक विकास की, उसके पहले ये जान लीजिए आप कि बच्चे के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के इंटरव्यू का प्रयोग करने के बाद कोलबर्ग नैतिक विकास के अपने निर्णयों पर पहुंचे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हमेशा पूछी जाती है।
इन साक्षात्कारों में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद उन कहानियों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते थे उनके नैतिक व्यवहार को जानने के लिए, जिसमें से सबसे फेमस कहानी यहाँ पे हेंज की दुविधा आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। हेंज या हाइनज, ठीक है, हेंज या फिर हाइनज दोनों नाम पूछा जाता है। हाइनज दोनों एक ही इंसान का नाम है। हेंज और हाइनज की दुविधा किसके थ्योरी से संबंधित है? तो सीधे आप बता दीजिएगा कि हेंज हाइनज की दुविधा कोलबर्ग के नैतिक विकास के थ्योरी से संबंधित है। देखिए यहाँ पे इस स्टोरी ये था कि हेंज एक व्यक्ति था जिसकी बीवी, इसकी वाइफ को कोई बीमारी थी और उस बीमारी का जो दवा था सिर्फ एक दुकान पर उपलब्ध था, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। दुकानदार की जो लागत थी सिर्फ 100 रुपये थी, लेकिन वह मांग कितना रहा था? 1000 मांग रहा था। और हेंज के पास अपने रिश्तेदारों से, परिचितों से पैसे उधार मांगने के बाद सिर्फ 100 रुपये इकट्ठे हो पाए थे और उस दवा का लागत भी सिर्फ 100 रुपये था, ठीक है। दुकानदार देने से मना कर देता है, तो हेंज क्या करता है अपनी वाइफ का जान बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि एकमात्र दुकान पे वही दवा अवेलेबल था, वह क्या करता है दुकान से चोरी कर लेता है दवा, ठीक है। तो चोरी कर लेता है, उसके बाद अपनी बीवी का इलाज कराता है उस दवा से। तो देखिए यह कहानी उन 11 कहानियों में से एक है जो कोलबर्ग के नैतिक विकास को जानने के लिए इस्तेमाल की थी, कोलबर्ग ने इस्तेमाल की थी। यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया था उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे, ठीक है, जो कि प्रश्न यहाँ पे आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। क्या हाइनस को वो दवा चुरानी चाहिए थी, ठीक है, क्या चोरी करना सही है या गलत है? ये सभी जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं ये बच्चों से पूछे जाते थे, अलग अलग उम्र के बच्चों से, ठीक है। उसके बाद ही कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। चलिए अब तीनों जो इम्पॉर्टेंट अवस्थाएं हैं ध्यान रखिएगा। कोलबर्ग के नैतिक विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, जिन्हें पुनः उन्होंने 2-2 चरणों में विभाजित किया है, यानी कि 3 मुख्य चरण हैं और 6 उपचरण हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पहला जो चरण है पूर्व परंपरागत स्तर, मैं एक एक शब्द को आपको समझाने वाला हूँ। अब पूर्व परंपरागत स्तर को इस तरह से समझिएगा, जब बच्चा परंपराओं को, ठीक है, परंपराओं को समझता नहीं है, मानता नहीं है, ठीक है, परंपराओं को मानने से जो पहले का समय होता है वह होता है 4 से 10 साल तक का, और उसको पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर और इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब बच्चा परंपराओं को नहीं मानता, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक, 4 से 10 साल तक का होता है। अगला है परंपरागत नैतिकता का स्तर, यानी कि जब बच्चा परंपराओं को मानता है। 10 साल से 13 साल तक के जो बच्चे होते हैं वह परंपराओं को मानने वाले स्तर में होते हैं, यानी कि रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। और उसके बाद जो अगला है वह है उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर, यानी कि जब बच्चे परंपराओं से आगे निकलकर, ठीक है, अपने कुछ नियम बनाते हैं किन्हीं चीज़ों के बारे में, किसी विषय के बारे में, तो वह 13 से बड़े बच्चे होते हैं और उस स्तर को कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे आगे थ्योरी भी है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में, लेकिन हमको समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट, और इस चीज़ को पहले भी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन कम समय लेते हुए बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ध्यान से अब ओरिजिनल थ्योरी आपके सामने आने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहला जो स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, 4 से 10 साल तक का, ठीक है। इसमें 2 इसकी उप अवस्थाएँ हैं, पहला आज्ञा और दंड की अवस्था और दूसरा व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन, ठीक है। लेकिन हमें समझना क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर को समझना है, फिर आप एग्जाम में आंसर कर पाएंगे सही से। देखिए इस स्तर में जब बच्चा होगा, यहाँ पे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक, और इसके घर पे क्या है? इसके घर पे कोई इसके मामा आ जाते हैं, ठीक, मामा आ जाते हैं यहाँ पे। अब बच्चा इनका पैर छुएगा, ठीक है, कैसे पैर छुएगा? या तो मामा उसके लिए कुछ अच्छा सा चॉकलेट लाए होंगे, ठीक है, यानी कि पुरस्कार, ठीक है, लाए होंगे, या कुछ उसके खाने पीने की चीज़ें लाए होंगे, खिलौने लाए होंगे, इस लालच में मामा का पैर छुएगा। या फिर उसकी माँ यहाँ पे बैठी हुई हैं और उसको घूरेंगी
कि मामा का पैर छुओ नहीं तो बेटा जाने के बाद बहुत पिटाओगे। ठीक है, यानी कि दंड, जब बच्चा किसी के पुरस्कार या किसी के दंड से प्रभावित होकर नैतिक व्यवहार करता है तो वह बच्चा पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, समझ चुके होंगे इस चीज़ को आप कि जब बच्चे पुरस्कार या फिर दंड से प्रभावित होकर कोई व्यवहार करेंगे तो माना जाएगा कि वह बच्चा पूर्व परंपरागत स्तर में है, यानी कि 4 से 10 साल तक के बच्चे इसी हिसाब से अपना नैतिक व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, नैतिकता इस रूढ़िपूर्व अवस्था का पहला चरण है। ठीक है, यहाँ नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। ठीक है, बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो उन्हें दंडित करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया दंड और आज्ञा वाली बात। अब यहाँ पे दूसरा जो है हित साधने वाली बात है। इसी का यह 2 अवस्था है, दोनों सेम चीज़ है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है पुरस्कार वाली जो मैंने बात आपको बताई है। ठीक है, पुरस्कार दूसरा वाला। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दंड या पुरस्कार से जब बच्चा प्रभावित होगा तो पूर्व परंपरागत स्तर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अगला है परंपरागत नैतिकता का स्तर, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल लेवल। अब देखिए, वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वह बच्चा हो गया 10 से 13 साल का। अब फिर से उसके घर पे उसके क्या होता है, मामा जी आते हैं। ठीक है, उसके मामा जी यहाँ पे आए हुए हैं और उसके बाद वह जाता है, फटाक से उनका पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसको अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने का शौक़ होता है। ठीक है, वह इसलिए वह परंपराओं को मानता है। जैसे परंपरा है ना हमारा कि कोई भी बड़ा है तो उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, पैर छूना चाहिए, या जो भी जिस तरीके से अभिनंदन करते हैं करना चाहिए। तो यह हमारी परंपरा है। तो जब बच्चा 10 से 13 साल तक का होगा, परंपरागत नैतिकता वाले स्तर में होगा, तो वह परंपराओं को बिना किसी के कहे मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि उसको अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने का शौक़ होता है। यानी कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाली जो कॉन्सेप्ट है वह कोलबर के नैतिक विकास के दूसरी अवस्था का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन, वही चीज़ है। यहाँ पे थोड़ा कठिन शब्दों में लिखा हुआ है जो आपको मैंने बताया। ठीक है, आपको आसान लैंग्वेज में ही समझना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में आंसर कर पाएँ। बहुत ज़्यादा हमें कठिन शब्दों पर ध्यान नहीं देना है, बहुत ज़्यादा हमें कठिन लैंग्वेज में समझने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हमें कोलबर के थ्योरी पर कोई निबंध नहीं लिखना है, हमें जस्ट क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट को समझते हुए। ठीक है, चलिए इस अवस्था को अभी आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यह कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। जैसे देखा गया है कि अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप के या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, बच्चा जब 10 से 13 साल तक का होगा तो वह जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, उसको फॉलो करेगा। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का। ठीक है, या समाज में एक अच्छा नागरिक बनने का। चलिए अगला और आखिरी जो स्तर है, इसकी भी 2 उप अवस्थाएँ हैं। उत्तर रूढ़िगत, यानी कि बच्चा अब 13 साल से बड़ा हो चुका है, तूफानी अवस्था में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, बच्चा यानी कि अब बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब उसके मामा उसके घर आते हैं फिर से। ठीक है, मामा की हाइट तो वही रह गई लेकिन बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक, मामा उसके घर पे आते हैं। अब बच्चा क्या करेगा? उनका पैर छुएगा कि नहीं छुएगा, या किस चीज़ पर आधारित है? ठीक है, वह परंपराओं को मानेगा कि नहीं मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। वह अपने दिमाग से सोचेगा। ठीक है, वह अपने दिमाग से सोचेगा कि मामा का पैर छूना चाहिए तो क्यों छूऊं मैं, नहीं छूना है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मान लीजिए हो सकता है इस बच्चे के निगाह में उसके मामा का व्यक्तित्व तो अच्छा ना हो। ठीक है, तो अब मामा का पैर नहीं छुएगा, ना ही किसी पुरस्कार के डर से छुएगा, ना ही किसी दंड के डर से छुएगा, ना ही अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने के चक्कर में छुएगा। वह छुएगा ही नहीं, क्योंकि वह बच्चा समझदार हो चुका है। उसको पता है कि वह अपने अनुसार नैतिक व्यवहार कर सकता है, सही और गलत में अंतर करते हुए। ठीक है, वह पैर अगर छुएगा तो इसलिए छुएगा क्योंकि उसके निगाह में मामा रिस्पेक्टेड हैं। ठीक है, इसलिए नहीं छुएगा कि मामा उसके लिए चॉकलेट लाए हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ना ही उसकी मम्मी आँख घूरते रह जाएंगी फिर भी वह पैर नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि वह बच्चा बड़ा हो चुका है, परंपराओं को नहीं मानता, वह अपने अनुसार अपना व्यवहार करता, अपने रास्ते स्वयं ढूंढता है। चलिए इस चीज़ को अच्छे लैंग्वेज में देख लीजिए। यह कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है।
इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं, ठीक है, और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है, ठीक है। बस समझ चुके होंगे इन सभी कॉन्सेप्ट को आप। तो देखिए, अब जो भी आप समझे हैं कॉन्सेप्ट, इसको 5 मिनट में फटाक से रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो भी छूटा हुआ चीज़ है वो भी आपको समझ में आ जाए। नैतिक विकास क्या होता है बच्चे का? जब बच्चा सही और गलत में अंतर करना सीख जाता है, ठीक है। सही और गलत में अंतर करते हुए अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार व्यवहार करता है। अपने अनुसार जब व्यवहार करेगा, नोट कर लीजिए, ठीक है, जब अपने अनुसार व्यवहार करेगा सही और गलत में अंतर करते हुए, तो वह उसका नैतिक व्यवहार होगा, ठीक है। जब बिना सोचे समझे हुआ कोई व्यवहार करेगा तो वह उसका नैतिक व्यवहार नहीं होगा, लेकिन जब सही और गलत में अंतर करते हुए, ठीक है, वह व्यवहार करेगा तो वह उसका नैतिक व्यवहार होगा, नैतिक विकास होगा, ठीक। नैतिक विकास को आप समझ चुके। अब 3 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है वह है परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत, माफ करिएगा, पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत, जैसा कि नाम से ही आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व माने क्या होता है? पहले, और परंपरा यानी कि हमारा जो ट्रेडिशन है, ठीक है, जो परंपराएं चलती आ रही हैं। तो जब बच्चा परंपराओं को मानने से पहले वाले अवस्था में होता है तो वह पूर्व परंपरागत स्तर कहलाता है, ठीक। इस अवस्था में बच्चे दंड या फिर पुरस्कार से प्रभावित होते हैं, ठीक, दंड या पुरस्कार से प्रभावित होकर अपना नैतिक व्यवहार करते हैं। दूसरा जो अवस्था है वह है परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बच्चा अच्छा लड़का, ठीक है, अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बनने के चक्कर में व्यवहार करते हैं, ठीक है, यानी कि परंपराओं को मानते हैं, दूसरे जो नियम बना देते हैं, ठीक है। 10 से 13 साल तक के बच्चे इसमें शामिल किए जाते हैं दूसरी अवस्था में। इसमें जो बड़े नियम बना देते हैं उनके गार्जियन, उस नियम को फॉलो करते हैं, ठीक। उसके बाद जो तीसरा और आखिरी अवस्था है नैतिक विकास का, वह है उत्तर परंपरागत, ठीक है, उत्तर परंपरागत, ठीक है, उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। इस स्तर में जब बच्चा पहुंच जाता है, 13 साल से बड़ा हो जाता है बच्चा, तूफानी अवस्था में चला जाता है, ठीक है, तो कैसा व्यवहार करता है? वह क्या करता है कि ना किसी दंड से प्रभावित होता है, ठीक है, ना किसी दंड से प्रभावित होता है, ना ही पुरस्कार से प्रभावित होता है, ठीक है। वह अपने वैकल्पिक रास्ते ढूंढता है और उस वैकल्पिक रास्ते पर वह चलता है, ठीक है। उसके निगाह में अगर कुछ गलत है तो गलत है, कुछ सही है तो सही है। वह किसी के डर से, किसी पुरस्कार से, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होगा। वह अपने दिमाग से ही काम करेगा। अगर उसको लग गया कि हाँ ये चीज़ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। इस अवस्था में ऐसा होता है। ये किसके अनुसार होता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के थ्योरी के अनुसार, ठीक है। 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, मैंने आपको बता दिया, और तीनों की 2-2 उप अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य अवस्था से ही आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका उम्र याद कर लीजिए, पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 साल, परंपरागत नैतिकता का स्तर 10 से 13 साल, और उत्तर रूढ़िगत 13 से बड़े बच्चे। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे PDF नोट्स के लिए आप 7905352723 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। 100 रुपीज़ फीस है, बस बहुत कम फीस रखी है मैंने। इसका डिटेल आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मिल जाएगा, कैसे फीस पे करना है। फिर सभी सेलेक्टेड PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे CTET के लिए, ठीक है। अभी CTET के लिए नोट्स अवेलेबल हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।